बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग में से कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे जो कि एवेलुएट करेंगे वन डायमेंशनल अरे को। यानी कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर वन डायमेंशनल अरे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस तरह वर्किंग करती है। यहां जब हम उसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे वन डायमेंशनल अरे को, तो फिर किस तरह हम इसको इस्तेमाल करने के लिए इसमें वैल्यूज किस तरह स्टोर करते हैं, इसमें वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं, या बारी बारी इसके ऊपर वन वैल्यू से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे कैसे मूव करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि क्या कहता है, कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 5 इंटीजर्स। सबसे पहली बात तो क्या कहता है कि वो क्या करेगा, 5 इंटीजर्स को रीड करेगा और फिर कहते हैं उसे कहां पे लेके आएगा, स्टोर करेगा बेसिकली एरे के अंदर। यानी कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 5 इंटीजर वैल्यूज इन एन एरे। यानी कि जो आप 5 वैल्यूज जो कि इंटीजर की हैं उन्हें जब रीड करें तो स्टोर कहां पे करना होगा, अपने एरे के अंदर। इसका मतलब है आप एक एरे बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज कौन सी होंगी, इंट। यहां पर हम थोड़ी सी उसकी रफ वर्क के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरे बनानी है इंटीजर टाइप, उसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया n और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5। ये मैंने डिस्कस कर लिया है। ये पहला हमारा जो सी चीज है या पहला कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर हो रहा है। क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 5 इंटीजर्स इन एन एरे। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी एरे बनानी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं और जो कि किस डेटा टाइप को होल्ड करेगी, इंटीजर को। लिहाजा मैंने क्या लिखा, इंट स्पेस एरे का नाम n लिख दिया, साथ में क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए कि 5 है। यहां तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बात करते हैं, कहते हैं एंड फाइंड देयर टोटल एंड एवरेज। इसका मतलब है जब हमने टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल भी क्या करना होगा, अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। और अगर टोटल को अपने पास स्टोर करना है तो इंटीजर का जो टोटल होता है वो भी क्या होगा, इंट। लिहाजा एक वेरिएबल आपका क्या आ जाएगा, टोटल का। ये बात भी क्लियर होगी। तीसरी बात कहता है आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज। यानी कि टोटल की बात तो हम कर चुके हैं, एवरेज। एवरेज में याद रखिएगा डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, और जब भी डिवीजन इस्तेमाल होगी, हम लास्ट लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिवीजन इन्वॉल्व होगी तो उसका आंसर पॉइंट में आने के चांसेस हैं, चाहे आप वो दो इंटीजर्स को ही क्यों ना डिवाइड कर रहे हो। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है चांसेस क्या है, रियल नंबर्स के आने के, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आने में। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे एवरेज और उसको डेटा टाइप क्या देंगे, फ्लोट। फ्लोट क्योंकि रियल नंबर्स को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जरा गौर कीजिएगा एक और चीज, कहते हैं हमने क्या करना है, हमारे पास जब 5 एलिमेंट्स बनेंगे तो उसके इंडेक्सेस स्टार्ट कहां से हो रहे होंगे, उसके इंडेक्सेस स्टार्ट कहां से हो रहे होंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी कि 0 से लेकर 4 तक अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी काउंटिंग है, 0, 1, 2, 3, 4। और अगर हम इन चीजों को मूव करवाना चाहे तो हम लूप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं कि लूप्स बेसिकली क्या करते हैं, उनके अंदर कोई काउंटर वेरिएबल होता है जो क्या क्या कर सकता है, इसे मूव करवा सकता है उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। लिहाजा यहां पर हमें एक काउंटर वेरिएबल भी चाहिए होगा जो क्या करेगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी कि एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे मूव करने के लिए चाहिए। लिहाजा यहां पर एक वेरिएबल हमें क्या चाहिए, आई, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट। अब कहते हैं जब ये सारे के सारे हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे फिर अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और वर्किंग करेंगे। यहां तक हमें क्या क्लियर हुआ है
कि हमारे पास 5 एलिमेंट की एक एरे होगी इंटीजर टाइप, एक टोटल हमने कैलकुलेट करना है। टोटल किस तरह कैलकुलेट करना है वो भी हम देख लेंगे, फिर एवरेज कैलकुलेट करनी है, फिर हमारा जो लूप का वेरिएबल आई होगा वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कहता है कि याद रखिएगा जो आपने एरे के अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज करवानी है वो यूजर इनपुट करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये पहले से वैल्यूज डिफाइन नहीं है, और अगर ये पहले से वैल्यूज डिफाइन नहीं है तो कंफर्म बात है कि हमने क्या करना है, जब हम प्रोग्राम पूरा का पूरा लिख देंगे तो उसके अंदर हमें कोई इनपुट स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी जो कि यूजर से डिमांड करें और यूजर से इनपुट लें। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रोग्राम और देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। हम वन बाय वन स्टेप इसको देखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसकी हर स्टेटमेंट क्या पर्पस है, उसका कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। ये सबसे पहले देखें, हमने हैश इंक्लूड iostream.h लिखा, देन हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों फाइल्स को ऐड करने का पर्पस ये है कि हम बहुत से ऐसे फंक्शंस बिल्ट इन अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि इन फाइल्स से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सी आउट है, जैसे कि सी इन है, जैसे कि गेट सी एच है। ये फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं वॉइड मेन की तरफ। वॉइड मेन में देखें एग्जैक्टली पहली स्टेटमेंट, इंटीजर टाइप एक एरे बनाई, n नाम लिखा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, क्योंकि उसने डिमांड क्या की थी 5 इंटीजर्स की। फिर क्या किया, एक i वेरिएबल लिया। i वेरिएबल का क्या मतलब है, i मैंने पहले बता दिया कि काउंटर के तौर पे इस्तेमाल होगा कि जो कि इंडेक्सेस के दरमियान या डिफरेंट पोजीशंस के दरमियान मूव करवा रहा हो। फिर क्या, एक वेरिएबल लिया सम इक्वल टू 0 क्यों किया। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सम हमने 0 के इक्वल इसलिए किया था कि 0 अगर किसी भी वैल्यू में ऐड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर होगी। 0 एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड हो, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। और लूप के अंदर आप ये डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम लूप के जरिए कोई सम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम सम की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के बाद उसके अंदर नई वैल्यू को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। ये आपने कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम उस चीज को सिर्फ अप्लाई कर रहे होंगे। अब आते हैं जी आगे, फ्लोट एवरेज। एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है। फ्लोट टाइप इसलिए लिया था कि डिवीजन ऑपरेटर आ जाए और डिवीजन के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है या दो ऐसे इंटीजर आ सकते हैं जो कि कंप्लीट डिवाइड ना हो, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे तो उनका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है, लिहाजा फ्लोट इसकी डाटा है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर हमने कहा है कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हमेशा 0, और लास्ट इंडेक्स क्या होता है 1 लेस देन द एरे साइज। यानी कि यहां पे देखिए i कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, i कहां तक जा रहा है लेस देन 5। अगर वो लेस देन 5 कह रहा है तो इसका मतलब है ये कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है हर दफा यहां से देख लेते हैं कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का। इसका मतलब है 0 से कहां पे मूव करेगा 1 पे, 1 से कहां पे मूव करेगा 2, 2 से कहां मूव करेगा 3, 3 से कहां मूव करेगा 4, और 4 के बाद जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम सारी चीजें लूप के अंदर सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पे आए, कहता है लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये 5 टाइम्स या 4 टाइम्स जो हम लूप चला रहे हैं, ओरिजिनली ये 5 टाइम्स चल रहा है, 0 से लेकर 4 तक चल रहा है। ये क्या कहता है, कहता है हर दफा जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो आपसे डिमांड करेगा एक नंबर इनपुट करें। जैसे ही आप नंबर इनपुट करेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स पे, सेकंड टाइम 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, उन सबको क्या करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा सी इन स्टेटमेंट के जरिए, क्योंकि वेरिएबल का नेम स्टार्ट है और साथ में हमने उसका इंडेक्स नंबर भी दे दिया। अब आगे चलें, कहते हैं साथ में ही हमने क्या किया है, सम के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर लिया, और जैसे ही सम के अंदर उस वैल्यू को ऐड किया उसको दोबारा कहां पे स्टोर किया, सम के अंदर स्टोर कर। यहां तक बात क्लियर होगी। और कहते हैं हर दफा जब नई वैल्यू आएगी वो प्रीवियस सम की वैल्यू में ऐड होती जाएगी और सम के अंदर स्टोर होती रहेगी, और ये लूप अपना काम कंप्लीट कर देगा। कहते हैं जब लूप अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो फिर क्या होगा, एवरेज के ऊपर आएगा, ये कैलकुलेट होगी। कैसे, जो भी टोटल सम था आपका, जो भी आपका टोटल था, जो भी आपने सम कैलकुलेट कर लिया है या लूप के अंदर कैलकुलेट हो चुका है,
उसको डिवाइड किया 5.0 से। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्पेशली ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे। जब दो इंटीजर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर क्या देगा, इंटीजर, लिहाजा किसी एक को क्या करना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। कहते सम को तो मैं फ्लोटिंग में लेके जा सकता था यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है लिहाजा मैंने इसे 5.0 कर दिया। अब क्या होगा, सम इंटीजर है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में। और जब फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा तो अब पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो रिमूव नहीं होगी, उसे स्किप नहीं करेगा, उसे ट्रंकेट नहीं करेगा, उसे रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, उसे क्या करेगा, उसे भी एवरेज के अंदर एज इट इज स्टोर कर देगा। कहते हैं जब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, यानी कि पहला काम था हमने 5 नंबर इनपुट करने थे, दूसरा काम था उसका सम कैलकुलेट करना था, तीसरा काम क्या था, उसकी एवरेज कैलकुलेट करना। ये सारे काम हो चुके हैं, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसके बाद लूप से बाहरी हमने टोटल या सम को डिस्प्ले करवा देना है, और एवरेज जो कैलकुलेट हुई है उसको क्या कर देना है, डिस्प्ले करवा देना। यहां तक बात क्लियर हुई। अब जरा इसकी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखते हैं, मेमोरी के अंदर ये किस तरह काम करता है, एक एक लाइन साथ लेके चलेंगे ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, हमारी वर्किंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, वाइड मेन से, जरा गौर कीजिएगा। वाइड मेन से जब वर्किंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो उसे मिलेगी कर्ली ब्रेसेस के बाद वो है जी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा, एक वेरिएबल बनेगा आई, एक वेरिएबल बनेगा सम, और एक एरे बनेगी। इस एरे का नाम क्या होगा, n, और इसके इंडेक्सेस कितने होंगे, 0 से स्टार्ट होकर यहां तक बात क्लियर होगी। ये पहली लाइन, लेकिन सम की वैल्यू उसने क्या इंडिकेट की हुई है, फर्स्ट टाइम 0। ये पहली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी के अंदर ये लॉजिकल स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी के अंदर ये स्पेस रिजर्व हो जाएगी। आई 4 बाइट्स ले लेगा, सम 4 बाइट्स ले लेगा, एन का हर एक सिंगल एलिमेंट 4 बाइट्स लेगा, यानी कि एन टोटल कितने बाइट्स देगा, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बाइट्स एन की जो एरे है वो क्या कर रही होगी, रिजर्व कर रही होगी। यहां तक बात क्लियर। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। एक वेरिएबल आपका क्या बनेगा, यहां पर इसे नीचे बना लेते हैं, और इसका नाम क्या होगा, एवरेज। एवरेज बेसिकली फ्लोट टाइप का है, इसके अंदर भी आपके पास क्या होंगे, 4 बाइट्स ही होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें 2 पोर्शन में डिवीजन होती है, एक आपका डेसिमल पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो होता है, और एक आपका डेसिमल पॉइंट के बाद की जो सा डिजिट्स होते हैं जिन्हें प्रिसिजन कहते हैं वो पार्ट होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा फौरी तौर पे क्या आ गया, लूप। क्यों लूप, इसलिए कि हमने इनपुट करवाने हैं 5 इंटीजर्स, लिहाजा अगर मैं 5 स्टेटमेंट लिखूं तो तब भी कोई मसला नहीं है, अलग-अलग, लेकिन वो काम जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है वो हम कहां लिखते हैं, लूप के अंदर लिखते हैं। लिहाजा हमने लूप लगा लिया 0 से लेकर 4 तक, 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट करेगा, कितनी दफा, 5 दफा एग्जीक्यूट करेगा। अब जरा आगे चलते हैं। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, जैसी आई की वैल्यू क्या आई, 0, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो गया, यहां से आपका लूप कहां पे मूव करेगा, इस जगह पे। आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 लेस देन 5 आपका क्या है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहां पे ट्रू होने के केस में आप कहां मूव कर जाएंगे, ये किस चेकर में, ट्रू होने के। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां पे आ गया। अब यहां पर आया तो आपका एक पूरा लूप चलेगा। लूप का मतलब है एक पूरी आउटपुट स्क्रीन आपके ऊपर आ रही होगी। जगह कम है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। सी आउट के जरिए क्या लिखा हुआ नजर आएगा,
एंटर नंबर, एंटर नंबर। आपने क्या किया, एंटर नंबर किया, साथ ही सीन की वजह से यहां पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू किया। आपने इनपुट की 10 और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही इनपुट हुई 10, एन ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी तक 0, लिहाजा एन ऑफ 0 पे जाके इस 10 को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। एन ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी है 10। बात क्लियर होगी। उसके फौरन बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगी। सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, एन ऑफ 0 क्या है 10, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, आंसर क्या आया 10। 10 कहां जाके स्टोर होगा, सम के अंदर, लिहाजा सम के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू 0 थी रिप्लेस होके क्या होगी है 10। बात क्लियर। ये लास्ट स्टेटमेंट थी। यहां से आपका इस स्टेटमेंट से लूप कहां पे चला गया, इंक्रीमेंट पे। कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की, लिहाजा आई की प्रीवियस वैल्यू का क्या करेगा, रिमूव करेगा और नई वैल्यू क्या कर देगा, यहां पर लिख देगा। अब यहां से अगेन कहां पे गया, यहां पर आई की वैल्यू अगेन क्या हुई 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या है ट्रू। जैसे ट्रू पे आया अगेन उसने ये वाली स्टेटमेंट जो सी है दोबारा कॉल की, यहां से उसने आपको नंबर डिमांड करना शुरू किया। आपने एंटर किया 15 और एंटर किया, एन ऑफ आई यानी कि 1 पे जाएगा और क्या प्लेस कर देगा 15। अब वो 15, आप जरा सबसे पहले गौर कीजिएगा इस स्टेटमेंट को वैल्यूएट करना। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10, फिर एन ऑफ आई में आई क्या है इस वक्त 1 है, लिहाजा एन ऑफ 1 पे जाएंगे तो क्या पड़ा हुआ है 15, 15 में आ गया। 10 प्लस 15 क्या हुआ 25, 25 कहां जाके स्टोर होगा सम के अंदर, लिहाजा सम के अंदर जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा और यहां पे क्या लिख देगा 25। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है ना, ठीक हो गया। अब आगे देखें, मैं ये अमल कितनी दफा करूंगा जरा गौर कीजिएगा। मैं एक दफा वैल्यू देता हूं 20, फिर वैल्यू देता हूं फॉर एग्जांपल 25, और इसके बाद पांचवी दफा एक वैल्यू जो फिफ्थ टाइम है वो मैंने क्या वैल्यू दी 30। इसका मतलब है यहां पे वैल्यू क्या आ जाएंगी 20, 25 और 30। ये सिर्फ समझाने के लिए, लूप ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना तो 5 लेस देन 5 पे आके कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब वैसे सम की वैल्यू भी इसी तरह चेंज होगी। 25 के अंदर जब 20 आएगा तो 45 हो जाएगा, 45 में जब 25 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 में जब 30 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 100 बन जाएगा। इसका मतलब है जब लूप आपका इस कंडीशन पे आएगा, जब मैं यहाँ पर कहूंगा कि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगी 5, तो 5 लेस देन 5 पे कंडीशन याद रखेगा आप क्या होगी फॉल्स, और फॉल्स होने पर क्या हो जाएगी लूप से बाहर आ जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर आए तो फिर क्या होगा, फिर अब वो कहता है कि सम की वैल्यू को डिवाइड कर दें 5.0 से। सम की वैल्यू टोटल क्या थी 100 डिवाइडेड बाय 5.0। 100 को 5 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली जो डिजिट आता है दैट इज 20, क्योंकि 20 इंटू 5 क्या होता है 100, लिहाजा जो भी इसका आंसर आएगा 5.0 ये बनेगा 20, और 20 कहां पे स्टोर हो जाएगा एवरेज के अंदर, यहां पर आके क्या स्टोर हो जाएगा 20। यहां तक बात क्लियर। अब जैसे ये 20 यहां पर स्टोर हो गया तो उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट्स चलेगी, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जब आप 5 ये डिजिट कर चुके होंगे तो फिर इसी को आउटपुट को जरा यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा टोटल इक्वल सम की वैल्यू है 100 तो यहाँ पे लिखा आएगा 100, और नेक्स्ट लाइन में क्योंकि एंड एल की वजह से नेक्स्ट पे जाके एवरेज लिखकर यहाँ पर क्या नजर आएगा, एवरेज कितनी निकली थी 20, लिहाजा यहाँ पे आपको 20 लिखा हुआ। यहां तक बात क्लियर होगी। एक दफा फिर इसको जरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं।
पहले क्या हुआ, एक एरे बनी, आई डिक्लेयर हुआ, सम की डिक्लेयर होने के बाद इनिशियलाइज होगी, एक वेरिएबल एवरेज क्लियर होगी। जैसे लूप में आए 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होके हर दफा नंबर इनपुट करवाया और वो कहाँ जाके स्टोर हो गए, एरे के अंदर। जैसे ही एरे के अंदर स्टोर होते गए साथ साथ उसका सम भी कैलकुलेट हुआ। जैसे ही लूप से बाहर आए एवरेज कैलकुलेट हुई, किस तरह, सम डिवाइडेड बाय 5.0, और जैसे 5.0 के साथ उसे डिवाइड किया तो आंसर 20 आया। 20 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, एवरेज में, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसके इक्वल है, एवरेज के, यानी कि असाइन कर रही है। कैसे, जैसे ये काम कंप्लीट हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है टोटल, क्योंकि ये सी आउट स्टेटमेंट है, टोटल की वैल्यू 100 डिस्प्ले होगी, एंडल होके नेक्स्ट लाइन पे है और एवरेज की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी आपकी 20। बात क्लियर होगी यहाँ तक, एक्सीलेंट, गुड। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसकी मैंने पूरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने रख दी है। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल हमसे क्या डिमांड कर रही है, यानी कि सेकंड प्रोग्राम जो 1 डायमेंशनल अरे का है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। वो डिमांड क्या है, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 10 इंटीजर्स। लास्ट टाइम प्रोग्राम के अंदर कितने इंटीजर्स थे, 5, अब क्या हो गया उसकी जगह 10 इंटीजर्स, एंड प्रिंट द बिगेस्ट वन। सेकंड डिमांड क्या उसकी, कहता है पहली डिमांड ये है कि 10 नंबर्स रीड करके एरे के अंदर स्टोर करने हैं, और फिर उसके बाद की डिमांड ये है कि उनमें से मैक्सिमम नंबर या बिगेस्ट नंबर को क्या करना है, फाइंड करके प्रिंट करवाना। इसका मतलब है ये प्रोग्राम के अगेन 2 हिस्से हैं, ठीक है। पहले हिस्से में क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ एरे को फिल करना है और यूजर जो उनसे इनपुट करेगा, और एरे के लिए हमें याद रखेगा क्योंकि डिफरेंट इंडेक्सेस पे मूव करना पड़ता है, इसलिए हमें एक वेरिएबल आई की जरूरत या काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। उस काउंटर वेरिएबल को इसलिए यूज किया जाएगा ताकि हम एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे मूव कर सकें यूजिंग लूप। याद रखिए ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को इसका बिल्कुल पता नहीं होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है, उसको सिर्फ ये पता होगा कि वो सिर्फ इनपुट करेगा और उसे रिजल्ट मिल जाएगा। जबकि बैकएंड में जितना भी काम है एरेस के जरिए उसको देखना एक प्रोग्रामर का काम है। लिहाजा हमने यहां पर क्या करना है, इस प्रोग्राम को बिल्ड करना सीखना है, इस प्रोग्राम को बनाना सीखना है। इस प्रोग्राम को जब हमने एडिटर पर टाइप करना है, एडिट करना है, तो उसके बाद हमने इसको चेक भी करना है कि क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लिहाजा हम यहां पर इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। और याद रखिएगा ये ड्राई रन हम करेंगे, हम डायरेक्टली इसे लैब के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे पेपर पे प्रॉपर्ली इसकी टेस्टिंग करना नहीं आएगी, मैं कभी भी ओरिजिनल इसे टेस्ट नहीं कर सकता, कंपाइलर के ऊपर इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कंपाइलर के ऊपर डिबग नहीं कर सकता। डिबग का क्या मतलब है, किसी एरर को फाइंड करना और फिर उस एरर को क्या करना, रिमूव करना, ये क्या होता है, डिबगिंग होती है। बात क्लियर होगी। अब चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। हमने कह दिया कि जी इसमें इसका मतलब है एक एरे बनाई जाएगी जो कि 10 एलिमेंट्स की होगी, एक आपका क्या होगा, वो बिगेस्ट नंबर होगा जो कि मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको मैक्स कह दें, और तीसरी जो सी चीज हमने कहा था एक काउंटर वेरिएबल होगा जो कि एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया। लिहाजा इसका मतलब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों वो लाइंस हैं जो तकरीबन अब हमारे हर प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, आते हैं वर्ड मेन की तरफ। मेन आपको पता है एसेंशियल पार्ट है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। यहां पे देखें इंट n ऑफ 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स की बात की है लिहाजा n एक एरे का नाम बना रही है, i वो काउंटर लूप है, और मैक्स इसलिए कि जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो फाइंड करके किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाएं ताकि हमें पता हो कि ये मैक्सिमम है और हम उधर से उससे क्या कर सकें, फिर फाइंड करके आपको दे सकें। अब देखिए यहां पर उसने क्या किया, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, लेस देन 10 तक गया। क्यों?
इसलिए 10 तक कि 0 से स्टार्ट होकर 9th तक जाएंगे, 9th इंडेक्स तक, तो 10 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेस देन 10 भी किया जा सकता है और सम टाइम याद रखिएगा इसे लेस देन इक्वल टू 9 भी किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। आई प्लस प्लस इसलिए कि एक इंडेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे मूव करना। यहां पे देख लें से दो स्टेटमेंट है। आपने एंटर नंबर करवाया और जो इनपुट होगी वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, एरे के उस इंडेक्स के ऊपर जो आई की वैल्यू होगी। फिर इसके बाद का काम यानी कि ये वाला यहां तक का जो काम है वो क्या है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं 10 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम है कि आपने उनमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। बात क्लियर होगी। हमने क्या करना है, इसके बाद का काम यह है कि आपने इसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है जो कि बिगेस्ट वन है। ठीक हो गया, उसका प्रोसीजर नीचे है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक वैल्यू को हमेशा कंसिडर करते हैं कि हम इसको लेते हैं और बाकी सब के साथ क्या करते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे। और जहां पे कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको पकड़ के उससे आगे मूव करते हैं। अगर उससे बड़ी कोई नहीं आई तो ये जो पकड़ी हुई वैल्यू थी, जो होल्ड की हुई वैल्यू थी, इसका मतलब ये बिगेस्ट वन है। या फिर सेंटर में अगर कोई बड़ी आ गई तो हम इसको छोड़ के नहीं वैल्यू को होल्ड कर लेंगे। कहते हैं ये इस तरह का चक्कर है। जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मैंने क्या की, जो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जो जीरो इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ, उसे क्या कह दिया कि ये मैक्सिमम नंबर है। फिर मैंने लूप चलाया, पहले जीरो से चल रहा था क्योंकि जीरो वैल्यू इनिशियलाइज करवा चुका हूं, लिहाजा यहां पे 1 से चला के कहां तक गया, लेस देन 10 तक, ताकि सारी वैल्यूज के साथ वो देखा जा सके। आई प्लस प्लस, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ कहता है अगर मैक्सिमम की वैल्यू कम हो ना जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्स को उसके इक्वल कर देना चाहिए, यानी कि वैल्यू ही रिप्लेस कर दे। बात क्लियर होगी। कहता है जैसे ही वैल्यू रिप्लेस होगी यहां पर तो आगे लूप चल जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वैसे ही आगे मूव करता रहेगा और ये सारी की सारी वैल्यू के साथ कंपेयर कर देगा। और जैसे ही कंपैरिजन करके हम बाहर निकलेंगे तो बिगेस्ट नंबर हमारा फाइंड हो चुका होगा। यहां तक बात क्लियर। अब जरा इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। हमने क्या बात की है, हमारे पास कितने वेरिएबल शुरू में बनेंगे, एक ले लेते हैं आई और दूसरा ले लेते हैं मैक्स। यहां तक बात क्लियर। यहां पे जरा मैं डबल कॉलम फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हम नीचे आउटपुट भी देख सकें। ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको पता है ये लीनियर लिस्ट होती है, ये बिल्कुल एक सिंगल लाइन में चल रही होती है। मैं हर एक का इंडेक्स भी साथ लिख देता हूँ। ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, यहां तक हमारे ये जो से हैं बनेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। ये हर एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, एक अलग ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। और ये ब्लॉक कितने बाइट्स का होगा, क्योंकि ये इंटीजर है तो लिहाजा ये आपके कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट्स का। इसका मतलब है एन जो सी एरे है वो कितने बाइट्स होल्ड कर रही है, 10 इंटू 4 40 बाइट्स। ये पूरी का नाम क्या है आपका, एन। यानी कि ये n ऑफ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये n ऑफ 5 है, ये n ऑफ 6 है, ये n ऑफ 7, n ऑफ 8, n ऑफ 9 और फिर सो ऑन अगर जरूरत पड़े। वैसे n ऑफ 9 तक हमारी एरे क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब चलते हैं जी, यहां तक हमारी स्टेटमेंट जो सी है वो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां पर आई का स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होती है। ये मैं यहां पर सिर्फ फर्स्ट टाइम लिखूंगा, फिर आपको जिस तरह पूरी प्रॉपर पहले एग्जीक्यूशन करके देख चुके हैं, लास्ट में मैं सिर्फ वैल्यूज फिल करूंगा ताकि हम बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करें। जो हमारा मेन काम है आज का उसकी तरफ जाए कि बेस्ट फाइंड करना, जो बिगेस्ट नंबर है। अच्छा जी, वो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे आपको देगा एंटर अ नंबर। ये अगर हम आउटपुट स्क्रीन बनाए, यहां पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर नंबर। और सीन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया।
आपने फर्स्ट वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 200, एंटर किया, n ऑफ i की वैल्यू क्या थी 0 फर्स्ट टाइम, लिहाजा 0 पे जाके क्या हो जाएगा 200 स्टोर हो जाएगा। यहां से कहां चला जाएगा i1 i प्लस प्लस पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिहाजा दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं अब वो नहीं लिख रहा एंटर अ नंबर, डायरेक्ट उसी को कॉपी करनी है। आपने वैल्यू दी 150, ये 150 यहाँ पर स्टोर होगी 1 पे। सेम इसी तरह 2 3 4 5 अप टू 2 3 4 5 अप टू 9 तक आपकी यही वैल्यू चलेगी। अब क्या होगा, आप सारी वैल्यू इनपुट कर लें, वैसे ही मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपने 75, यहाँ पे आपने 250, यहाँ पे आपने 170, यहाँ पे आपने 50, 90, 100, 120 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कह दिया 175। ये वैल्यूज आपने इनपुट कर दी, आपकी एरे फिल हो चुकी है। ये इसी तरह ये स्टेटमेंट कितनी दफा चलेंगी, अगर चलूं तो 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट्स चलेंगे। कितनी दफा ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी 10 टाइम्स, और आपने ये सारे नंबर 10 टाइम्स में क्या करने हैं, पूरे के पूरे डिस्प्ले कर देने। डिस्प्ले करने का मतलब है यहाँ पर इनपुट कर देंगे, डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा अब क्या होगा, अब देखें लूप आपका जब 10 वैल्यू आएगी ना आई की, 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स होने पे लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n ऑफ 0। मैक्स की वैल्यू कौन सी मिल रही है, n ऑफ 0, 200 मिल गया जी मैक्सिमम फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद i की वैल्यू क्या हुई 1। अब जरा गौर कीजिएगा 1 लेस देन 10 है, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी ना ये सारी 9 तक, ये सारी क्या होंगी लेस देन 10 ही होंगी। लिहाजा इनको कंपैरिजन करने के लिए मैं इन कंडीशन को यूज करूं। क्या कहता है, मैक्स की वैल्यू n ऑफ i से कंपेयर करें। मैक्स की वैल्यू 200 है, इसकी वैल्यू क्या है 150। 200 लेस देन 150 कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। लूप कहां पे चला गया, यहां पर। फॉल्स होने पे तो ओरिजिनली बात करता हूं यहीं से मूव कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है फॉल्स, ये फॉल्स हुई, ठीक हो गया। अब जैसे फॉल्स हुई, इसका यहां पर आया i की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 10 पे आया n ऑफ i, n ऑफ 2 का मतलब है अब दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 75। 200 इससे भी बड़ा है, लिहाजा यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी फॉल्स। फिर आएगा i की वैल्यू 3 हो जाएगी, n ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको नजर आएगा 250। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहा यहाँ पर आप क्या होगा 3, n ऑफ 3 पे पड़ा हुआ है 250। ये बात कंसीडर कर रहे हैं ना आप, गौर कीजिएगा। 200 लेस देन 250 क्या है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, मैक्स इक्वल टू n ऑफ i, n ऑफ i जो सा n ऑफ 3 है क्या पड़ा हुआ है 250, लिहाजा यहां पर आके मैक्स की वैल्यू को क्या कर देगा 250। बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है ना। उसके बाद यहां से ट्रू के केस में भी आपका लूप फिर कहां जाएगा i पे, इसका मतलब है फिर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। 6 के साथ अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, 4 के साथ कंपेयर करें 250 ग्रेटर है, 5 के साथ करें 250 ग्रेटर है, 250 ग्रेटर है, 250 ग्रेटर है, 250 250। जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो आपको आउटपुट पे पता क्या लिखा हुआ नजर आएगा, आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आएगा बिगेस्ट नंबर इज, ये इज एज इट इज, और आगे क्या लिखा हुआ है मैक्स। मैक्स के अंदर जाके देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है 250, यहाँ पे आपको 250 और उसके बाद गेट ch, इसका मतलब है प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जरा दोबारा एक दफा से इसे रिकॉल कर लेते हैं। n ऑफ 10 एक एरे बनी 10 एलिमेंट्स की, i एक वेरिएबल बना, मैक्स का एक वेरिएबल बना। फर्स्ट क्या हुआ, लूप चलाया, 10 नंबर्स को एरे के अंदर स्टोर करने के लिए वो स्टोर हो गए। फिर क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम कंसीडर करते हुए लूप चलाया और हर एक के साथ कंपेयर किया। जहां पर मैक्सिमम की वैल्यू लेस थी हमने वो वैल्यू असाइन कर दी, जहां के 250 थी, और पूरा लूप चला। जो भी लूप खत्म होने के बाद जब बाहर आए तो मैक्स वेरिएबल के अंदर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, लिहाजा हम सी आउट कर चुके हैं
बिगेस्ट नंबर इज मैक्स, मैक्स क्या आपका 250 है, लिहाजा 250 आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? एक्सीलेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह।